हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डीसी जनरेटर में लॉसेस इन डीसी जनरेटर को कवर करेंगे। ये क्या क्या लॉसेस होता है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग मैकेनिकल फोर्स उसमें अप्लाई करते हैं, जब कभी भी जनरेटर में मैकेनिकल पावर को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जितना हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होता है उससे कम ही होता है। जनरल जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्जन करता है, या इसको कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आज लॉसेस इन डीसी जनरेटर में क्या देखेंगे, कितने प्रकार का लॉसेस होता है। तो आज का टॉपिक क्या है, लॉसेस इन डीसी जनरेटर। लॉसेस इन डीसी जनरेटर, क्या क्या लॉसेस है। तो इस लॉसेस को हम लोग तीन भाग में जनरली बांटते हैं। क्या क्या है, एक को बोलते हैं कॉपर लॉस, दूसरा को बोलते हैं आयरन लॉस, और तीसरा हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस को हम लोग ताम्र क्षति बोलते हैं, आयरन लॉस को लौह क्षति बोलते हैं, और मैकेनिकल लॉस को हम लोग यांत्रिक क्षति बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। कितना इसका लॉस हम बताएं, हम तीन बताएं। पहला हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, इसको हिंदी में ताम्र क्षति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र क्षति। उसके बाद सेकंड है आयरन लॉस, इसको लौह क्षति भी बोलते हैं, हिंदी में लौह क्षति बोलते हैं। और तीसरा है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस, इसको यांत्रिक क्षति बोलते हैं हिंदी में। अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये टोटल लॉस का कितना कितना परसेंटेज होता है। जो कॉपर लॉस होता है, टोटल जो लॉस मशीन का 50 to 80% लॉस किसका होता है, कॉपर लॉस। मैक्सिमम कितना, 50 to 80%। उसके बाद आयरन लॉस जो होता है, टोटल लॉस का 20 से 30% होता है। कितना होता है, 20 से 30% इसका होता है आयरन लॉस। और मैकेनिकल लॉस 10 से 20% होता है, कंप्यूटर का 10 से 20%। तो अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कॉपर लॉस है क्या, आयरन लॉस है क्या, और मैकेनिकल लॉस है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कहाँ पे होता है, जनरली आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध और इसका ब्रशेस का जो कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हम लोग कॉपर लॉस की कैटेगरी में रखेंगे। कॉपर लॉस की कैटेगरी किस किस कारण से कॉपर लॉस होता है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस, और कॉन्टैक्ट ब्रश कॉन्टैक्ट जो वहाँ पर ड्रॉप होता है, लॉस होता है, उसको हम लोग कॉपर लॉस में क्या कैटेगरी में रखे हुए हैं। उसके बाद आयरन लॉस, लौह क्षति कहाँ पे होता है, लौह क्षति आर्मेचर तथा फील्ड का कोर के कारण जो लॉसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉस होते हैं। और मैकेनिकल लॉस क्या होगा, फ्रिक्शन और विंडेज के कारण जो लॉसेस होगा उसको हम लोग मैकेनिकल लॉस में रखें। तो चलिए देखते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या क्या बोला मैंने, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण जो ड्रॉप्स होता है, जो लॉस होता है, उसको कॉपर लॉस में रखते हैं। अब इसमें क्षति जो लॉसेस जो होता है, लॉसेस का मान वेरी करता है जैसे जैसे हम लोड को वेरी करते हैं। लोड को परिवर्तन करेंगे तो लोड के साथ साथ क्षति का मान भी परिवर्तन हो जाएगा। तो अब देखेंगे कॉपर लॉस में कौन कौन से प्रकार के लॉस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसमें क्या होगा, आर्मेचर क्षति होगा, क्योंकि कॉपर लॉस में क्या क्या है, इसमें मशीन में आर्मेचर में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे तो वहाँ भी वाइंडिंग करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे आर्मेचर क्षति होगा।
अगर उसमें शंट में फील्ड वाइंडिंग को ऐड करेंगे तो वहाँ का क्षति होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग का क्षति होगा। उसका सीरीज फील्ड अगर उसमें ऐड है तो सीरीज फील्ड का क्षति होगा, ब्रश संपर्क होगा, इस सब का क्षति होगा। तो आर्मेचर क्षति को हम लोग लिखते हैं IA² RA। तो चलिए कॉपर में हम लोग शुरू करते हैं। कॉपर लॉस में आर्मेचर क्षति, इसमें क्या क्या आएगा? आर्मेचर क्षति, उसके बाद शंट फील्ड क्षति, आर्मेचर क्षति, शंट फील्ड क्षति, उसको सीरीज फील्ड क्षति, सीरीज फील्ड क्षति। इंटरपोल इसमें लगा हुआ रहेगा तो इंटरपोल में वाइंडिंग रहेगा तो वहां इंटरपोल क्षति, इंटरपोल क्षति। कॉन्टैक्ट ब्रश कॉन्टैक्ट, ब्रश संपर्क प्रतिरोध, ब्रश संपर्क के कारण प्रतिरोध। हम लोग कैसे कैसे इसको लिखते हैं? आर्मेचर क्षति तो इसका ड्रॉप्स क्या होगा? IA² RN। IA क्या है? आर्मेचर करंट है, और ये RA क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध है। उसी प्रकार शंट फील्ड में क्षति क्या होगा? हम लोग को शंट करंट का स्क्वायर और वहाँ का प्रतिरोध, तो इससे हम लोग निकालेंगे क्या? शंट फील्ड का क्षति, इसका ड्रॉप्स। सीरीज फील्ड का क्षति तो सीरीज फील्ड का करंट और उसका प्रतिरोध, सीरीज फील्ड का करंट का स्क्वायर और उनका प्रतिरोध, तो क्या आएगा? ड्रॉप होगा। और ये किसका आएगा? सीरीज फील्ड क्षति को हम लोग निकाल लेंगे इस तरह करके, ये इसका ड्रॉप निकलेगा। इंटरपोल, इंटरपोल को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसमें जनरली करंट जो होता है इंटरपोल में, करंट आर्मेचर करंट होता है, और प्रतिरोध जो होता है इसमें इंटरपोल का जो वाइंडिंग किया हुआ उसका प्रतिरोध IP, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं इंटरपोल प्रतिरोध को। उसके बाद ब्रश कॉन्टैक्ट के कारण, अगर वो कार्बन ब्रश रहा, कार्बन ग्रेफाइट ब्रश रहा, तो पर ब्रश का जो उसका ड्रॉप होता है 1 वोल्ट होता है। अगर वो कार्बन ब्रश रहा तो कार्बन ग्रेफाइट 1 वोल्ट पर ब्रश होगा। अगर उसमें मेटल ग्रेफाइट ब्रश रहा, मेटल ग्रेफाइट रहा, तो उसका 0.5 वोल्ट पर ब्रश होता है। तो ये हम लोगों ने देखे कॉपर लॉस के डिफरेंट प्रकार है, कहाँ कहाँ पे कॉपर लॉस हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आयरन लॉस। आयरन लॉस जैसे कि अभी मैंने बताया कि आर्मेचर तथा फील्ड के कोर में होने वाले लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ या होने वाले ड्रॉप को हम लोग आयरन लॉस में रखते हैं। आयरन लॉस 2 प्रकार का होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आयरन लॉस, नेक्स्ट है आयरन लॉस, लौह क्षति। किस किस के कारण, कहाँ कहाँ पे होता है ये? आर्मेचर तथा फील्ड की कोर पर। कहाँ पे होता है? आर्मेचर तथा फील्ड की कोर पर क्या करते हैं? उसको आयरन लॉस कहते हैं। तो ये आयरन लॉस भी 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। इसका भी 2 प्रकार है आयरन लॉस का। एक क्या है? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। और दूसरा को बोलते हैं एडी करंट लॉस।
क्या क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। जब कभी भी हम लोग जनरेटर को ऑन करते हैं फिर अगर ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो क्या होता है, वो फील्ड मैग्नेट बनता है फिर हट जाता है, मतलब कि बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से क्या होगा, कौन सा लॉसेस आएगा, हिस्टेरिसिस लॉस आएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे हम लोग कम करेंगे इसके बारे में एक फॉर्मूला ले जानेंगे और उससे हम लोग लिखेंगे, उसे जानेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस कितना होता है। तो वो फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको लिखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस के लिए ईटा बी मैक्स 1.6 इंटू एफ इंटू बी। क्या है, ईटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ टू बी, वेयर वी क्या है, कोर का आयतन है, उसका वॉल्यूम है, और एफ है फ्रीक्वेंसी, और बी मैक्स क्या है, बी मैक्स है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैक्सिमम फील्ड डेंसिटी, इसको हम लोग बी मैक्स। और ईटा जो है, ईटा को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट। इस फॉर्मूला से हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को निकालते हैं। उसी प्रकार एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है कि कोर तथा मशीन जो गर्म हो जाता है तो उस समय कौन सा लॉस होता है, जनरली एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस को भी हम लोग एक फार्मूला में कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। इसको लिखते हैं WE, मतलब कि पावर लॉस ऑन एडी करंट के कारण जो लॉसेस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर और इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये एफ और टी, एफ जनरली क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, और टी होगा थिकनेस। थिकनेस किसकी, लेमिनेशन की मोटाई मिलीमीटर में, इसका थिकनेस। बी मैक्स जनरली हम यहाँ क्या बताए थे, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो इस तरह से हम लोग ईडी करंट का भी हम लोग ड्रॉप्स निकाल सकते हैं, उसका लॉसेस कितना होगा और हिस्टेरिसिस लॉस कितना होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। आपको इसको हम जनरली ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता देना, आपको उतना जानना नहीं है इसीलिए, तो इसका भी हम बहुत डिटेल में बता सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल लॉसेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, यांत्रिक क्षति। यांत्रिक क्षति को हम लोग तो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला है फ्रिक्शन और दूसरा है विंडेज। जब जनरेटर घूमता है तो रेजिस्ट, हवा से भी रेजिस्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विंडेज लॉसेस। और फ्रिक्शन जो वहाँ घूम रहा है, वहाँ फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस जो होता है उसको हम फ्रिक्शन लॉसेस बोलते हैं। डीसी जनरेटर में होने वाले बहुत सारे क्षति जो होते हैं उसको हम लोग सुविधा अनुसार 3 भाग में बांटते हैं। सुविधा अनुसार कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। वो क्या है, पहला है स्ट्रे लॉस, पहला में बांटते हैं स्ट्रे लॉस सुविधा अनुसार, या फिर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहा है कि स्ट्रे लॉस क्या, और ये दूसरा है कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस, और तीसरा है वेरिएबल लॉस। क्या है, वेरिएबल लॉस। 3 लॉस पढ़ेंगे क्या, कांस्टेंट लॉस, स्ट्रे लॉस, कांस्टेंट लॉस एंड वेरिएबल लॉस। स्ट्रे लॉस को हम लोग हिंदी में भी स्ट्रे क्षति बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब नियत क्षति और वेरिएबल मतलब अस्थिर क्षति। तो कौन कौन सा लॉसेस इसमें आता है इसको हम लोग जानेंगे। तो स्ट्रे लॉस में आता है लौह क्षति और यांत्रिक क्षति। लौह क्षति मतलब आयरन लॉस और यांत्रिक क्षति मतलब मैकेनिकल लॉस। कौन कौन सा लॉस इसमें आता है, लौह क्षति और यांत्रिक क्षति।
क्षति स्ट्रे लॉस के अंतर्गत में आता है। और कांस्टेंट लॉस में आता है लौह क्षति, यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति। लौह क्षति, यांत्रिक क्षति प्लस इसमें और एक ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, शंट फील्ड क्षति। क्या आता है, लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति और एक ऐड हो जाता है क्या, शंट फील्ड क्षति। क्या आता है, शंट फील्ड क्षति। और वेरिएबल लॉस में क्या आता है, आर्मेचर क्षति तथा सीरीज फील्ड क्षति। क्या आता है इसमें, आर्मेचर क्षति और सीरीज फील्ड क्षति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस। और कुल क्षति कितना होगा, नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति को अगर मिला देंगे तो वो कुल क्षति होता है, टोटल लॉस। टोटल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम कहेंगे टोटल लॉस कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे इफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। इफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर, दक्षता कैसे निकालते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यांत्रिक दक्षता कैसे निकालते हैं, वैद्युतिक दक्षता कैसे निकालते हैं, व्यावसायिक दक्षता कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे, पहला है यांत्रिक दक्षता। क्या है, यांत्रिक दक्षता। मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है उत्पादन वैद्युतिक शक्ति, कितना उत्पादन हुआ वैद्युतिक शक्ति, और इसमें इनपुट कितना, इनपुट मैकेनिकल पावर कितना इसमें इनपुट किया गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बाय इनपुट यांत्रिक शक्ति। इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति बाय इनपुट यांत्रिक शक्ति, कि कितना उसमें उत्पन्न किया गया है, विद्युतीय शक्ति कितना उत्पन्न हुआ और कितना उसमें हम लोग मैकेनिकल पावर को दिए थे। ये दोनों का रेशियो मेरा क्या बताता है, यांत्रिक दक्षता। इसको हम लोग ईटा मैकेनिकल इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति कितना कितना उत्पन्न होता है जनरली, EIA, और इनपुट जो होता है, इनपुट यांत्रिक शक्ति होता है BHP इंटू 735.5। ये BHP क्या है, BHP को हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। जनरली आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी को निकालते हैं, और ये रहा उसका फॉर्मूला मैकेनिकल एफिशिएंसी का। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है वैद्युतिक दक्षता। क्या है, वैद्युतिक दक्षता, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इसको हम लोग लिखते हैं आउटपुट विद्युतिक शक्ति डिवाइडेड बाय उत्पन्न विद्युत शक्ति। इसमें क्या लिखेंगे, आउटपुट वैद्युतिक शक्ति, कितना आउटपुट हुआ वैद्युतिक शक्ति बाय, इसमें कितना इनपुट उत्पादन विद्युतिक शक्ति, मतलब कि कितना उत्पादन हुआ था इसमें विद्युतिक शक्ति, उसका अनुपात मेरा क्या है, विद्युतिक दक्षता। उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति
इसको हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे ईटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है VTIL डिवाइडेड बाय इसका उत्पन्न विद्युतीय शक्ति क्या है E इंटू IA। तो ये है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। उसके बाद आता है व्यावसायिक दक्षता कॉमर्शियल एफिशिएंसी। क्या होता है? कॉमर्शियल एफिशिएंसी होता है आउटपुट विद्युतीय शक्ति, कितना विद्युतीय शक्ति कितना आउटपुट हुआ, कितना हम लोग को दिया, और उसमें हम लोग इनपुट यांत्रिक शक्ति, इसमें यांत्रिक शक्ति को कितना दिए, उसको उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक दक्षता। तो व्यावसायिक दक्षता हम लोग लिखते हैं, क्या होता है व्यावसायिक दक्षता? तीसरा है व्यावसायिक दक्षता कॉमर्शियल एफिशिएंसी होता है ये कि आउटपुट वैद्युतिक शक्ति और इसमें कितना मैकेनिकल पावर का इनपुट की थे, इनपुट यांत्रिक शक्ति। इसको इस रेशियो को क्या बोलते हैं? व्यावसायिक दक्षता कॉमर्शियल एफिशिएंसी। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ईटा कॉमर्शियल, इसको सी इस तरह से लिखते हैं। ईटा कॉमर्शियल होता है क्या है? आउटपुट VTIL इनपुट यांत्रिक शक्ति, कितना इनपुट? BHP इंटू 735 BHP इंटू 735.5। इस जो रेशियो निकल के आएगा इसको हम लोग कॉमर्शियल रेशियो कॉमर्शियल इफिशिएंसी बोलते हैं। और एक तरीका है व्यावसायिक दक्षता को निकालने का, कॉमर्शियल इफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर कॉमर्शियल इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता और इनटू वैद्युतिक दक्षता। इसका अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉमर्शियल एफिशिएंसी आएगा। अगर आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कॉमर्शियल एफिशिएंसी दिया रहेगा और मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं जब एफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा। तो ये 3-4 जो फॉर्मूला था इसे से हम लोग क्या निकालते हैं, जिसे डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी को निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना इसका लॉसेस और उसका एफिशिएंसी को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी किया है।